हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। मैं कैटजी का केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज के लेक्चर 2 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर 2 में हम लोग डीपीपी 1 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 के 25 क्वेश्चंस का इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं। डीपीपी 1 आपको कहाँ मिलेगा? जो लेक्चर 1 था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डीपीपी 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपने मन लगाकर एक एक सवाल को अपनी होमवर्क कॉपी में अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स पता लगाना है 52 मोल ऑफ आर्गन में। 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे? अच्छा बताओ, अगर 1 मोल आर्गन होता तो उसमें कितने एटम्स होते? उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते, Na एटम्स होते। 1 मोल आर्गन में Na एटम्स होते तो 52 मोल आर्गन में कितने एटम्स हो जाएंगे? 52 मल्टीप्लाइड बाई Na एटम्स हो जाएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स दिए हुए हैं और तुम्हें पता लगाना है नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम क्या करोगे? तुम मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स पता लगाना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों मल्टीप्लाई कर दोगे? क्योंकि 1 मोल में Na एटम्स होते हैं। चलो पार्ट 2 इसका ट्राई करो। पार्ट 2 है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का मास दिया हुआ है और तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स पता लगाना है। तुम ऐसे सोचो कि अगर किसी तरह तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम मालूम चल जाए तो नंबर ऑफ एटम्स तो तुम आराम से निकाल लोगे। क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस सवाल में तुम ये मत सोचो कि तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तुम क्या सोचो कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकालना है। क्योंकि अगर मोल ऑफ हीलियम निकल जाएगा तो Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल ही लोगे। तो बताओ, 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर है और तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकालना है तो क्या करोगे? तुम 52 को, गिवन मास को डिवाइड कर दोगे किससे? मोलर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम से। मोलर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है? 1 मोल हीलियम एटम का जो मास होता है उसको मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मोलर एटॉमिक मास हीलियम का क्या होता है? ये तुम टेबल से देखना, ये 4 होता है। 4 से डिवाइड कर दिया तो इससे क्या आ गया? इससे नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कैसे निकालोगे? Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाइड बाई Na एटम्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया जाए। कार्बन 12 आइसोटोप। एक बात बताओ, जो मोलर एटॉमिक मास होता है कार्बन 12 का, वो कितना होता है? वो 12 ग्राम होता है। इस 12 ग्राम में कार्बन 12 के कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं। तो Na एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम, 12 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 अपॉन Na ग्राम हो जाएगा। ध्यान रहे, एक एटम का मास हमेशा तुम कैसे निकालते हो? मोलर एटॉमिक मास जितना भी होगा ग्राम में उसको डिवाइड कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो मोलर एटॉमिक मास होता है ग्राम में, वो कितने एटम्स का मास होता है? वो 1 मोल ऑफ एटम्स का, Na एटम्स का मास होता है। तो एक एटम के मास के लिए क्या करते हैं हम? जो मोलर एटॉमिक मास है कार्बन 12 का, 12, उसको डिवाइड कर दिया Na से।
क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर लें। मोल को थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। पहला सवाल इसमें क्या है, मोल का सिंबल क्या होता है? मोल का सिंबल होता है MOLE, और ई को इरेज कर दो। इसको जो प्रोनाउंस हम करते हैं वो तो मोल ही करते हैं, लेकिन ई को इरेज कर दो तो मोल का सिंबल क्या होता है? MOL होता है। थोड़ी सी और बात, मोल क्या है एक बार लिखा जाए। मोल इज द मोल इज द SI unit of measurement of amount। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? तो अमाउंट का एक और मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वांटिटी को हम हमेशा कैसे बताते हैं? किसी नंबर से बताते हैं। तो तुम ये भी लिख सकते हो, मोल इज द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तुम अमाउंट लिखो तब भी ठीक है, ऑल राइट, और क्वांटिटी लिखो तब भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी लिखना ज्यादा समझ में आ सकता है। ठीक। अगला जो न्यू डिफिनेशन ऑफ मोल है, न्यू डिफिनेशन ऑफ मोल वो कब इनकॉर्पोरेट हुई? वो इनकॉर्पोरेट हुई 20 मई 2019 को। उस डिफिनेशन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है? इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 एंटिटीज। एंटिटीज। हमें तुमसे पूछना यह है कि यहां पे एंटिटीज होगा या पार्टिकल्स होगा? देखो हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं ना, तो एग्जैक्ट डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। फिर हम पूछ रहे हैं यहां पार्टिकल्स लिखें या एंटिटीज लिखें? तो मेरा आंसर है पार्टिकल्स नहीं लिखना है, हमें एंटिटीज ही लिखना है। तो पार्टिकल और एंटिटी में क्या डिफरेंस होता है? या पार्टिकल्स को हम एंटिटीज कब बोल सकते हैं? पार्टिकल्स को एंटिटीज तब बोलते हैं जब पार्टिकल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेटेड। सेपरेटेड। तो जब पार्टिकल्स डिस्टिंक्ट हो, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो, तब हम पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटिटीज। अच्छा बताओ, मोल तो एक काउंटिंग यूनिट है ना? अगर हम काउंट करने चल रहे हैं पार्टिकल्स को, तो क्या पार्टिकल्स का अलग अलग होना जरूरी नहीं है? अगर पार्टिकल्स मर्ज कर जाएंगे, मान लो दो पार्टिकल्स और मर्ज कर जाएंगे, तो क्या काउंटिंग सेंसिबल होगी? तो काउंटिंग सेंसिबल हो, इसके लिए जरूरी है कि पार्टिकल्स सेपरेटली एग्जिस्ट करें, पार्टिकल्स डिस्टिंक्ट हों, पार्टिकल्स अलग अलग हों। और अगर अलग अलग होंगे तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं उसके लिए? एंटिटीज। तो आगे से कभी भी तुमसे कोई पूछे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो तुम क्या बोलना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज, पार्टिकल्स नहीं। पार्टिकल्स बोलोगे तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत ऐसा नहीं होगा, है सच, लेकिन जितना एग्जैक्ट बोला जाए उतना अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पता लगाना है किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स क्यों निकालें, हम नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाल लें।
जिस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स होंगे उसी के पास तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम अगर हमें पता हो तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो? Na से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो स्टार्ट किया जाए सवाल। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, उन तीनों का मोलर एटॉमिक मास लिख लो। हीलियम 4 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम और कैल्शियम 40 ग्राम। अब स्टार्ट करो। पार्ट ए है 4 ग्राम हीलियम। मास दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालते हो? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर एटॉमिक मास इन ग्राम। तो 4 को डिवाइड कर दो 4 से, ये 1 मोल हीलियम आ गया। पार्ट बी 46 ग्राम सोडियम, तो 46 को 23 से डिवाइड कर दो, ये 2 मोल सोडियम आ गया। पार्ट सी 0.4 ग्राम कैल्शियम, तो 0.4 को डिवाइड कर दो 40 से, तो ये 0.01 मोल कैल्शियम आ गया। और लास्ट ऑप्शन है 12 ग्राम हीलियम, तो 12 को डिवाइड कर दो 4 से, तो ये 3 मोल हीलियम एटम आ गया। अब बताओ सबसे ज्यादा मोल किस केस में है? डी ऑप्शन में। इसीलिए इस इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। 5 अटेम्प्ट किया जाए। 5 है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20 ग्राम, इट्स एटॉमिक मास इज। तो इस सवाल में जो तुम्हें निकालना है वो निकालना है मोलर एटॉमिक मास। लिखा नहीं है सवाल में लेकिन अंडरस्टूड है। एक एटम का मास दिया है और मोलर एटॉमिक मास निकालना है। मतलब मोलर एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का मास। तो कैसे निकालोगे? 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 22, एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाई Na, दिस मच ग्राम। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन 12। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और मास दिया हुआ है। अगर हम किसी तरह मोल निकाल लें तो Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो एक काम किया जाए, हम लोग मोल निकाला जाए। क्या हम मोल निकाल सकते हैं? मास दिया हुआ है, क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर दें कार्बन 12 के मोलर एटॉमिक मास से, मतलब 12 से, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ C12 आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई Na आ जाएगा। इतने एटम्स होंगे किसके? C12 के। अब क्वेश्चन नंबर 7। मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 into 10 की पावर 23 एटम्स और एटॉमिक मास दिया हुआ है 32 ग्राम। एक मोल एटम का मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो अगर इस केस में हम नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाल लें तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मास आ जाएगा। अब मोल ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो मोल ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? हम डिवाइड कर देंगे किससे? 2 इंटू 10 की पावर 23। इतने एटम्स दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगेड्रो नंबर से, तो ये मोल ऑफ एटम आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोलर एटॉमिक मास से, 32 से, तो इतना ग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एटम, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास पूछ रहा है। तो बताओ हाइड्रोजन का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम में कितने एटम होते हैं? 1 मोल ऑफ एटम होते हैं। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा? जो मोलर एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर दो किससे? एवोगेड्रो नंबर से, इतना ग्राम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम अटेम्प्ट करें। एक एटम का मास दिया हुआ है कितना? 6.644 इंटू 10 की पावर माइनस 23।
अगर हम 40 किलोग्राम ले लें तो उसमें कितना मोल ऑफ एटम होगा? एक काम करें, हम इसका एटॉमिक मास निकाल लें। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6.644 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। ये एक एटम का मास है। अगर इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें Na से, तो ये इस एलिमेंट का एटॉमिक मास हो गया। अब मास दिया हुआ है 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम में कितने मोल होंगे? तो गिवन मास 40 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसको डिवाइड कर दो किससे? मोलर एटॉमिक मास से। किससे? 6.644 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाई Na। एक तो इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो? एक एटम का मास दिया हुआ है, तो 40 किलोग्राम में कितने एटम्स होंगे? इसके लिए एक काम करो, 40 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में आ गया, इसको डिवाइड कर दो एक एटम के मास से। 6.644 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, तो ये क्या आ गया? ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब मोल ऑफ एटम कैसे निकालोगे? इसको तुम डिवाइड कर लो Na से। देखो, एक पहला तरीका को हम रिपीट कर दें। तुम मोलर एटॉमिक मास निकाल लो। कैसे? एक एटम के मास को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो मोलर एटॉमिक मास आ जाएगा। और उसके बाद जो गिवन मास है 40 किलोग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया और डिवाइड कर दिया मोलर एटॉमिक मास से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम आ गया। ये पहला तरीका था। दूसरा सोचने का तरीका क्या हो सकता है? जो मास दिया हुआ है, गिवन मास, उसको डिवाइड कर दो किससे? एक एटम के मास से, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ये ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, और उसको डिवाइड किससे कर दो? एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएगा? मोल ऑफ एटम आ जाएगा। ये दोनों मेथड तुम्हें समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 4.2 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4.2 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 आ गया। एक मोल एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है? 7 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है। तो एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 आ गए, तो 7 प्रोटॉन्स भी होंगे, और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अब ट्राई किया जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 54 ग्राम एल्युमिनियम दिया हुआ है। एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है, तो इस 54 ग्राम में एल्युमिनियम के कुछ एटम्स होंगे। अगर उतने ही एटम्स मैग्नीशियम के हो जाएं, तो उसका मास क्या होगा? 54 ही होगा या 54 से डिफरेंट होगा? हमारा कहना है 54 से डिफरेंट होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के एक एटम का मास और मैग्नीशियम के एक एटम का मास सेम नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सोचोगे? इसमें क्या सेम रहने जा रहा है? इसमें नंबर ऑफ एटम सेम रहने जा रहे हैं। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम सेम नहीं होंगे? तो जो तुम्हारी बेसिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है 54 ग्राम। इसको डिवाइड कर दो मोलर एटॉमिक मास से 27 से। मान लो मैग्नीशियम के उतने ही एटम्स का मास W ग्राम होगा। मैग्नीशियम का मोलर एटॉमिक मास टेबल से देखोगे, यहां क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो 24.3 होता है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये 2 हो गया और W आ गया 48.6 ग्राम। तो जितने एटम्स एल्युमिनियम के होंगे, कितने, 54 ग्राम एल्युमिनियम में, उतने ही एटम्स अगर तुम मैग्नीशियम के लोगे तो उसका मास आ रहा है 48.6 ग्राम। तो ये 54 से कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का जो एक एटम है वो लाइटर है, उसका मास कम है। किससे? एल्युमिनियम से। क्यों? क्योंकि जो मोलर एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का वो कितना है, 27 है, जबकि मैग्नीशियम का मोलर एटॉमिक मास क्या है, 24.3 है, जो 27 से कम होता है। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर है वो 54 से कम आना था। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। Which of the following contains the same number of atoms as 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम contains? तो देखो, अगर ऑक्सीजन एटम का 8 ग्राम लोगे तो उसमें मोल कितना होगा, 8 अपॉन मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, उससे डिवाइड कर दो तो ये 0.5 आ जाएगा। तो हम बात यहां कर रहे हैं 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हम हर एक केस में मोल ऑफ एटम निकाल लेंगे। तो देखो एक एक करके। सबसे पहला सवाल क्या है, 27 ग्राम एल्युमिनियम। तो 27 को डिवाइड कर दो किससे, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, ये 1 मोल आ गया। दूसरा देखो 20 ग्राम कैल्शियम, इसको डिवाइड कर दो 40 से। कैल्शियम का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, तो ये 1/2 आ गया, तो ये सेम हो गया। इसके अलावा पार्ट सी देखो, 29 ग्राम निकल। तो 29 अपॉन निकल का मोलर एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 58 होता है, तो ये 58 आ गया। तो ये भी कितना आ गया, 1/2। ये भी एक आंसर हो गया। और ऑप्शन डी 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 28 अपॉन नाइट्रोजन का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो 14 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब ट्राई किया जाए क्वेश्चन नंबर 13। एन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 14 और 7, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है नाइट्रोजन एटम को, जिसका मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 7। तो बताओ इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 7। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलाकर कहा जाता है मास नंबर, जो 14 है। और ये जो 7 है ये एटॉमिक नंबर है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर नाइट्रोजन आयन की बात करें N-3, अगर -3 हम बोल रहे हैं तो -3 का चार्ज कैसे आएगा, नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिया है तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन का वही रहेगा। क्यों वही रहेगा, क्योंकि उसने जो एक्सेप्ट किया है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो प्रोटॉन्स का नंबर भला क्यों चेंज करेगा। और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 7 रहा। तो देखो क्या इसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वो वही रहेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और क्या मास नंबर पे फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब सवाल पे आ जाओ, अगर 1 मोल ऑफ N-3 आयन होगा तो उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे।
एक आयन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में क्या हो जाएगा, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक आयन में 7 प्रोटॉन है तो एक मोल आयन में कितने मोल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, 7 मोल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और सिमिलरली 7 मोल ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम किया जाए कि नंबर ऑफ मोल निकाल लिया जाए। सबसे पहले 558.5 ग्राम Fe में कितने मोल ऑफ Fe होगा, तो ये हो जाएगा 558.5 डिवाइडेड बाई 55.85 इज इक्वल टू 10 मोल। इसके करस्पॉन्डिंग 10 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब हर एक पार्ट में हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें। जैसे पार्ट ए में अगर 60 ग्राम कार्बन है तो उसमें मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, 60/12 इज इक्वल टू 5 मोल। तो आयरन के जो मोल हैं क्या वो कार्बन के मोल के डबल हैं, तो यस हैं। तो कार्बन के जितने एटम्स होंगे उसका डबल हो जाएगा आयरन का एटम्स। तो ये ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में देखो, बी है 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इतने एटम्स, तो ये कितना हो गया, ये 0.1 मोल एटम हो गया। पार्ट सी देखो, पार्ट सी है हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम। तो 8 ग्राम हीलियम में कितने मोल हीलियम होगा, 8/4 इज इक्वल टू 2 मोल हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, 558.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये कितना मोल हो गया, ये हो गया 558.5 मोल। तो ये हो गया 558.5 मोल। तो ऑप्शन ए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब देखा जाए। 15 है हाउ मेनी फंडामेंटल एसआई यूनिट्स आर देयर। देखो साइंस में 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी, पहला फर्स्ट लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो साइंस में 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और हर एक फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक एसआई यूनिट होती है। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इसका जो सिंबल होता है मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड्स के लिए एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, मोल के लिए MOL और कैंडेला के लिए C और D। तो अब बताओ कितनी फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7, और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फंडामेंटल या बेस SI यूनिट्स होती हैं, 7। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई किया जाए, लेकिन उसको ट्राई करने के पहले एक सवाल हमें ओरली बताओ। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए, ₹100, और इसको तुम खर्चा कर रहे हो किस रेट से, 10 रुपए पर सेकंड। तो बताओ तुम कि कितने सेकंड में तुम्हारा सारा रुपया खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए करेंगे ₹100, जितने रुपए तुम्हारे पास हैं उसको डिवाइड कर दो किस रेट से तुम उसको खर्चा कर रहे हो। रुपीस कैंसिल हो गया और ये आ गया 10 सेकंड। क्या करना होगा हमें करना ये होगा
जितने रुपए दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर दो किस रेट से तुम रुपया खर्चा कर रहे हो, तो टाइम निकल आएगा। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास 1 मोल रुपया है। 1 मोल मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23, इतना रुपया है। और किस रेट से तुम रुपया खर्चा कर रहे हो? 10 लाख। 10 लाख में एक के आगे कितना जीरो होता है? 1 लाख में कितना होता है? 1 के आगे 5 जीरो होता है। 10 लाख में 1 के आगे 6 जीरो होता है। तो 10 लाख रुपया तुम खर्चा कर रहे हो 1 सेकंड में। तो 10 की पावर 6 रुपीज तुम खर्चा कर रहे हो 1 सेकंड में। तो 1 मोल ऑफ रुपया खर्चा होने में कितना टाइम लगेगा? दिस मस्ट सेकेंड्स। रुपीज, और ये रुपीज 10 लाख पर सेकंड, रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया और आंसर सेकंड में आ गया। तो इतने सेकंड्स हो गए। लेकिन तुम्हें आंसर ईयर्स में बताना है, तो क्या तुम सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट कर पाओगे? देखो, पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगला देखो, ये मिनट है, इसको तुम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या करोगे? फिर 60 से डिवाइड कर दो। क्यों पता है? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अच्छा, इतना घंटा आ चुका है, इतना घंटा आ चुका है, इसको तुम डेज में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। इसको 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ये डेज आ गए। अच्छा, ये जो डेज हैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मानते हुए कि ये लीप ईयर नहीं है? क्या करोगे? 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है। तो आंसर आ गया। ये जो आया ये क्या आया? ये ईयर्स आया। इतने साल लगेंगे 1 मोल रुपया खर्चा करने में, अगर तुम्हारा खर्चा करने का रेट है 10 लाख रुपया पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ये जो सेंटेंस है इसके एंड में जो डॉट है, ये एज्यूम करते हुए कि वो जो स्टफ है वो कार्बन है, उस कार्बन का मास दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम। तो उस 1 माइक्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? तो ये सवाल सीधे ही पूछा जा सकता था कि 1 माइक्रोग्राम अगर कार्बन का मास है, 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर -6 ग्राम होते हैं। तो 10 की पावर -6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन होंगे? तो सीधी सी बात है, 10 की पावर -6 गिवन मास अपॉन मोलर एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर दो। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई किया जाए। ये क्या बोल रहा है? एज्यूम द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन एटम is a sphere of radius 5 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। जो रेडियस दिया है दैट इज 5 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मैटर इन फ्लोरीन न्यूक्लियस इज। फ्लोरीन का जो मोलर एटॉमिक मास होता है वो 19 ग्राम होता है। तो एक बात बताओ, 19 ग्राम में कितने एटम्स फ्लोरीन के होते हैं? 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम्स होते हैं। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ फ्लोरीन ये कितना हो जाएगा? 19/Na ग्राम हो जाएगा। ये एवरेज मास आ गया 1 एटम ऑफ फ्लोरीन का। अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि फ्लोरीन के एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा? पूछना चाहते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन। ये एटम के मास से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ध्यान रहे
इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 19/Na ग्राम के बराबर। तो फ्लोरीन के एक न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेटली 19/Na ग्राम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। तो तुमने क्या निकाला? ये एवरेज मास है वन न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियस। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियस आ जाएगा 19 अपॉन Na ग्राम। ये मास ऑफ वन न्यूक्लियस आ गया। और वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियस क्या आ जाएगा? रेडियस दिया हुआ है, अगर हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल एज्यूम कर लें तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई मतलब 3.14। आर दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻13 क्यूब। इसकी पूरे की यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक बात पता रखना कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो जो आंसर आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, या उसको ग्राम पर ml भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हमें पता लगाना था डेंसिटी। डेंसिटी किसका? जो मैटर है न्यूक्लियस के अंदर, फ्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, W/V। W क्या होता है? W होता है मास, और V क्या होता है? वॉल्यूम। तो हमें फ्लोरीन के एक न्यूक्लियस का मास पता नहीं था। हाँ, लेकिन फ्लोरीन के एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो पता था, 4/3 पाई आर क्यूब से। तो फिर हमने क्या सोचा? ठीक ठीक है, हमें एक न्यूक्लियस का मास नहीं पता है, लेकिन एक एटम का तो मास पता है, 19/Na ग्राम। और फिर हमने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो जो मास होगा वन एटम ऑफ फ्लोरीन का, वही मास हो जाएगा वन न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन का। तो 19/Na ग्राम एक एटम का भी मास होगा, और यही एक न्यूक्लियस का भी मास होगा। तो हमने न्यूमरेटर को भी कैलकुलेट कर लिया और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लिया और डिवाइड करके आंसर ला दिया। और फिर हमने ये देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू W/V, जहां W होता है मास और V होता है वॉल्यूम। इस सवाल में क्या दिया हुआ है? मोलर एटॉमिक मास दिया हुआ है 54.94 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है, और पता लगाना है एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम। तो एक बात ये बताओ हमें कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। हमें एक एटम का एवरेज वॉल्यूम पता लगाना है। जो 54.94 ग्राम होगा वो कितने एटम्स का मास होगा? 1 मोल एटम्स का मास होगा। तो एक एटम का एवरेज मास क्या आ जाएगा? 54.94 अपॉन Na, इतना ग्राम आ जाएगा। और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 7.42। तो ये 7.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल यूनिट क्या आ जाएगी? फाइनल यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। फिर समझो एक बात, तुमने मास की जगह क्या लिखा है?
एक एटम का मास लिखा है, तो एक एटम का मास अपॉन डेंसिटी किया तुमने, तो इससे क्या आ गया, एक एटम का एवरेज वॉल्यूम। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है। इस सवाल को हम थोड़ा रिवर्स सोचें। अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन आयरन एटम पता लग जाए, तो क्या हम नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाल लेंगे? यस, निकाल लेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन एटम पता लग जाए, तो Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाल लेंगे। तो चलो फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन न निकाला जाए, बल्कि क्या निकाला जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन एटम निकाला जाए। अच्छा, यहां पे एक ब्लॉक दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो उसका मास निकल जाएगा। फिर आयरन उसमें 54.7% है। अब बताओ हमें निकालना क्या है, ध्यान रखे, ध्यान रहे, आयरन एटम का मोल निकालना है। लेकिन छोड़ो, अगर हमें आयरन एटम का मास मालूम चल जाए, तो क्या हम आयरन एटम का मोल निकाल लेंगे? यस, निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, जो मास ऑफ आयरन होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर एटॉमिक मास ऑफ आयरन से। कितना दिया हुआ है यहाँ, 56 दिया हुआ है। तो हम लोग फिर एक काम करें, हम लोग मास ऑफ आयरन निकालें। फिर से हम बता रहे हैं, अगर मास ऑफ आयरन हमने निकाल लिया, तो उसको डिवाइड कर देंगे 56 से, तो मोल ऑफ आयरन निकल जाएगा। और फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन निकल जाएगा। तो इस सवाल को हम थोड़ा शॉर्ट कर लें। इस सवाल में हम निकालें कि मास ऑफ आयरन कितना है। अच्छा, और देखो, आयरन कितना परसेंटेज है, 54.7% बाई वेट है। अगर 100 ग्राम हो जाएगा ब्लॉक का मास, तो उसमें आयरन का मास कितना होगा, 54.7 ग्राम। तो हमें आयरन का मास निकालना है? नहीं, हम ब्लॉक का मास निकाल लें। ब्लॉक का जो भी मास आएगा, उसका 54.7% कर देंगे, वो आयरन का मास आ जाएगा। 56 से डिवाइड कर देंगे, मोल ऑफ आयरन आ जाएगा। Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आयरन एटम आ जाएगा। तो हम अब निकालने जा रहे हैं मास ऑफ ब्लॉक। लेकिन मास ऑफ ब्लॉक भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हमें वॉल्यूम पता लग जाए इसका, तो हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल देंगे। तो हमारे सिर्फ एक कोशिश होगी, हम वॉल्यूम निकालें उस ब्लॉक का। और वॉल्यूम निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया हुआ है। तो फिर समझो, ब्लॉक का वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। उसका 54.7% ले लो, तो आयरन का मास आ जाएगा। 56 से डिवाइड कर दो, तो मोल ऑफ आयरन आ जाएगा। और Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आ जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप चला जाए। सबसे पहले वॉल्यूम, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 15, तो ये ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.17। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ ब्लॉक। ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मास ऑफ ब्लॉक आ गया। अब इसमें आयरन कितना परसेंटेज है, 54.7% बाई वेट। तो इंटू 54.7 बाई 100, ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ आयरन। अब हम मोल ऑफ आयरन निकाल लें। क्या करें, हम डिवाइड कर दें 56 से, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मोल ऑफ आयरन। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। तो जो मोल ऑफ आयरन आ गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे,
एवोगेड्रो नंबर से, तो इतने एटम्स आ गए किसके, Fe के आ गए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले हमने वॉल्यूम निकाला ब्लॉक का, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी किया, तो इससे क्या आ गया, मास ऑफ ब्लॉक आ गया। इसका हमने 54.7% लिया, तो ये पूरा मास किसका आ गया, आयरन का आ गया। 56 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन आ गया, और फिर Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आ गया। अब इसमें दिया हुआ है निकल 45%, इसका कोई यूज नहीं है, नहीं कोई यूज नहीं है। मैंगनीज 0.3%, इसका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि तुम्हें निकल के और मैंगनीज के एटम्स नहीं निकालने हैं। तुम्हें क्या निकालना है, आयरन के एटम्स निकालने हैं। तो आयरन का मास तो पता होना चाहिए था, वो कैसे पता लग गया, दिया हुआ है यहां 54.7%। तो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें तुम्हें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ ए। तो लेट एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ग्राम। तो ये तुम्हें y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है a कितना वे कर रहा है, 15 ग्राम, और कितने एटम्स हैं, x एटम्स हैं। तो 15 ग्राम अगर a का है तो मोल कितने हो गए, 15 अपॉन इसका जो मोलर एटॉमिक मास है, तुमने क्या एज्यूम किया है, y। तो ये मोल ऑफ a आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, 15 इज इक्वल टू x दिया हुआ है। ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, एंड 4x एटम्स एलिमेंट B वेज 45 ग्राम। तो 45 ग्राम अगर B है तो कितना मोल ऑफ B हो जाएगा, B का एटॉमिक मास दिया हुआ है 30, तो अपॉन 30 हो गया, तो ये मोल ऑफ B आ गया। तो कितने एटम हो गए B के, इंटू Na, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x, तो इज इक्वल टू 4x। ये हो गई इक्वेशन 2। एक काम करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, Na कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और y सॉल्व कर लो। तो अब ट्राई किया जाए क्वेश्चन नंबर 22। इस सवाल को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड को याद करो, तुम लोग लोअर क्लासेस में पढ़कर आए हो यूनिटरी मेथड को। एक काम करें, हम यहां लिख लें वेट ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में लिखें वेट ऑफ मैग्नीशियम। इसमें लिखा हुआ है 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहां पे 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का मोलर एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 एटम के करस्पॉन्डिंग जो मास हुआ वो 28 ग्राम हो गया। और मैग्नीशियम का मोलर एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 24 होता है, तो 3 एटम्स के करस्पॉन्डिंग 72 ग्राम हो गया। 2 एटम्स का मास हम 28 ग्राम नहीं बोल रहे, 2 एटम्स के प्रोपोर्शनल वेट 28 ग्राम हुआ, और 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम के प्रोपोर्शनल 72 ग्राम आ गया। अब जो सवाल पूछ रहा है उसको देखो। सवाल बोल रहा है 1.86 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा, 1.86 ग्राम नाइट्रोजन, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम का क्या मास होगा, ये निकाल लो। ये हो जाएगा 72 बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.86, दिस मच ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 23, हमें इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कोबाल्ट निकालना है। ये सवाल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 20 है।
बहुत अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे, वहां क्यूबॉइड था और यहाँ पे सिलेंडर है। तो पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या हाइट कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखा जाए, ये रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है रेडियस? 25 सेंटीमीटर। तो 3.14 पाई आर स्क्वेयर, 25 का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू 10, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से इंटू 8.20, तो ये मास ऑफ सिलेंडर आ गया ग्राम में। ये मास ऑफ सिलेंडर आ गया। अब इसमें कोबाल्ट कितना परसेंटेज है? 12% है। तो इस मास का 12% ले लो, तो ये आ गया मास ऑफ कोबाल्ट। अब इस मास ऑफ कोबाल्ट को तुम डिवाइड कर दो किससे? मोलर एटॉमिक मास से। कोबाल्ट का मोलर एटॉमिक मास कितना है? दिया हुआ है 57। 57 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ कोबाल्ट आ गया। और तुम्हें पता लगाना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कोबाल्ट। तो मोल में मल्टीप्लाई कर दो किससे? Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कोबाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 23, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन 24 है। स्टेनलेस स्टील का एक बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग स्फेरिकल शेप का होता है। उसमें आयरन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 85.6% दिया हुआ है। तुम्हें आयरन का एटम पता लगाना है। अगर आयरन का मोल मालूम चल जाए तो Na से मल्टीप्लाई करके आयरन का एटम पता लगा लोगे। आयरन का मोल कैसे पता लगेगा? अगर आयरन का मास पता लग जाए तो उसके मोलर एटॉमिक मास से डिवाइड करके, 56 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन पता लगा लोगे। और मास ऑफ आयरन कैसे पता लगेगा? आयरन दिया हुआ है कितना परसेंटेज? 85.6%। तो अगर बॉल बेरिंग का मास मालूम चल जाए तो 85.6 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करके आयरन का मास निकाल लोगे। तो तुम्हें बॉल बेरिंग का मास निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या बॉल बेरिंग का वॉल्यूम दिया है? हाँ दिया हुआ है। और डेंसिटी दी है? डेंसिटी भी दी हुई है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके बॉल बेरिंग का मास निकाल लोगे। तो स्टार्ट किया जाए। 0.1 इंच मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 0.1 इंच में 0.254 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बॉल बेरिंग का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई 3.14 आर क्यूब। आर कितना? 0.254 सेंटीमीटर की पावर 3। ये वॉल्यूम आ गया किसका? बॉल बेरिंग का। इनटू डेंसिटी कर दो। डेंसिटी कितना? 7.75 ग्राम पर सीसी। 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इंटू 7.75 कर दिया। तो ये क्या आ गया? ये आ गया मास ऑफ बॉल बेरिंग। ये क्या आया? ये आया वॉल्यूम ऑफ बॉल बेरिंग। ये आ गया मास ऑफ बॉल बेरिंग। और इसका कितना परसेंटेज आयरन है? आयरन है 85.6%। तो इंटू 85.6 बाई 100, ये आ गया आयरन का मास। आयरन के मोल कितने हो जाएंगे? इसको डिवाइड कर दो मोलर एटॉमिक मास 56 से, तो ये मोल ऑफ आयरन हो गए। अब तुम्हें नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन निकालना है। तो क्या करो? मल्टीप्लाइड बाई Na कर दो। इतने एटम्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। 4/3 पाई आर क्यूब से तुमने वॉल्यूम निकाल लिया। किसका? बॉल बेरिंग का। ये वॉल्यूम किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में आया। मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी किया।
डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इससे पूरे से मास आ गया, मास ऑफ बॉल बेरिंग आ गया। इसमें आयरन का मास कितना होगा? इंटू 85.6 बाई 100 किया तो इससे आयरन का मास आ गया। इसको डिवाइड कर दिया 56 से तो मोल ऑफ आयरन आ गया, और फिर Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आ गया। ठीक है। एक बात देखो, ये जो ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं ये कोई मैथमेटिक्स वाले ब्रैकेट नहीं है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहे हैं। इसलिए इसको लेके परेशान मत होना कि स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ऐसा नहीं है। बस अपने समझ के लिए हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन उसको करने के पहले एक छोटा सा सवाल ओरली तुम करो। तुम्हारे पास बनाना है और वन बनाना का जो वजन है और वो है 200 ग्राम। तो तुम बताओ 1 दर्जन बनाना का कितना मास होगा? बहुत सिंपल सा बात है। 1 दर्जन बनाना का मास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 200 ग्राम इज इक्वल टू 2400 ग्राम। लेकिन अगर हम तुमसे बोलें कि डजन को हमने रीडिफाइन किया सच दैट कि एक डजन में 12 बनाना नहीं होंगे बल्कि एक डजन में 14 बनाना होंगे। क्या कहा हमने? हमने डजन को रीडिफाइन किया सच दैट ए 1 डजन में 12 बनाना नहीं होंगे बल्कि 1 डजन में 14 बनाना होंगे। तो बताओ अब 1 डजन का मास कितना होगा? तो तुम्हारा आंसर बहुत सिंपल सा है, तुम 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे 200 ग्राम को। ये 200 ग्राम चेंज नहीं होगा, ये तो एक बनाना का मास है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन तुमने डजन को रीडिफाइन कर लिया है, अब तुम 1 डजन इज इक्वल टू 14 बता रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2800 ग्राम हो जाएगा। जो टोटल मास है वो चेंज हो जाएगा। टोटल मास 2400 ग्राम होगा कब? अगर डजन की नॉर्मल डिफिनीशन यूज की जाएगी, मतलब अगर 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूज किया जाएगा। लेकिन अगर रीडिफाइन कर लिया जाए तो उस रीडिफाइन करने में अब कितने पार्टिकल्स को डजन इंडिकेट कर रहा है, उतने पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 बनाना से हमारा आंसर आएगा। अब इस सवाल में हो, कैल्शियम का मोलर एटॉमिक मास 40.08 होता है, तो एक कैल्शियम एटम का मास कितना हो जाएगा? 40.08 अपॉन Na। ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मोल को रीडिफाइन किया जा रहा है। 1 मोल इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 25। तो नया मोलर एटॉमिक मास कैल्शियम का क्या होगा? तुम क्या करोगे? कैल्शियम एटम का, एक एटम का मास 40.08 इसका मोलर एटॉमिक मास है, अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये एक कैल्शियम एटम का मास आ गया। और 1 मोल में क्या डिफाइन हो रहा है, कितने पार्टिकल्स? 1.2 इंटू 10 की पावर 25। एक एटम का मास ये है, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? इंटू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 25। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 801.6 ग्राम। ये नया मोलर एटॉमिक मास कैल्शियम का हो जाएगा। डीपीपी 1 के सभी 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड रिटर्न सॉल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पे उसका पीडीएफ लिंक तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।